Okay, so hello everyone, welcome to Teaching Biology. We have successfully completed our lecture series of breathing and exchange of the gases. ठीक है, तो उस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके नीट एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो आपको अपडेट मिल जाए। ठीक, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, आपको सही वाला ऑप्शन चुनना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन ये कह रहा है चूज करने के लिए। ठीक है, एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और इसके साथ दिया हुआ है ब्रिंग्स द एयर टू द ब्रैंक्यूल्स। ओके, देन कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये दिया हुआ है ऑप्शन इसके साथ साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड CO2, inspiration initiated by the contraction of diaphragm which increases volume of the thoracic chamber in the anterior posterior axis, and lungs के साथ दिया हुआ है are situated in the abdominal chamber which is anatomical and airtight chamber। ठीक, अब देखिए चूँकि ये रिकॉर्डेड सेशन है और आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और उसके बाद जब आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लें तब वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, ताकि आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन देख सकें और आप देख सकें जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो सही है या नहीं। अगर वो सही है तो अपने आप को अप्रिशिएट करिए और अगर वो गलत है तो फिर जो है आपको अगेन वो लेक्चर सीरीज देखनी होगी। कॉन्सेप्ट में गलती कहाँ पे हुई है उसको मार्क करिए, अपनी गलतियों को पहचानिए और उसको इम्प्रूव करिए। ठीक है, अगर उसके लिए आपको दोबारा से वो लेक्चर देखना पड़े और टॉपिक देखना पड़े तो टाइम स्पेंड करिए उसके साथ, उससे आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से बिल्ड होगा। ठीक, फिर आप देखेंगे कि ये सब क्वेश्चंस जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नीट में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। देखिए इसमें दिया हुआ है एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्रिंग्स द एयर टू द ब्रैंक्यूल्स एंड कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द O2 एंड CO2। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था अब अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट कंडक्शन वाला पार्ट, कंडक्शन पार्ट, एंड सेकेंड वाला था एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करिए। कंडक्शन पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रॉम नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक का कंडक्शन पार्ट होता है जो एयर को एनवायरनमेंट से टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स तक लाता है। फिर टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स पे एल्वेलाई लगी होती हैं। ठीक है, एल्वेलाई लगी होती हैं जो कि एक्सचेंज का काम करती हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम करती हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज पार्ट में जो है ये एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स वाला पार्ट था और कंडक्शन में नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स वाला पार्ट था। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सचेंज पार्ट में इन्होंने ब्रैंक्यूल्स दिया हुआ है तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक, एंड कंडक्शन पार्ट में इन्होंने दिया हुआ है साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ दी O2 एंड CO2, जबकि ये जो है ना ये एल्वेलाई का पार्ट है, ये एक्सचेंज का पार्ट है, ये कंडक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा गलत हो जाता है। फिर देखिए इन्होंने इंस्पिरेशन दिया हुआ है। अगर आपने इंस्पिरेशन वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इंस्पिरेशन में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की। कॉन्ट्रैक्शन होती है डायफ्राम की किस एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, जिससे क्या होता है वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक, प्रेशर कम होने की वजह से ही गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर लंग्स में एंटर करती है और इंस्पिरेशन हमारी होती है। तो देखिए इंस्पिरेशन का स्टेटमेंट पढ़िए, इन्होंने कहा इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीजेस वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर देखिए लंग्स के साथ इन्होंने दिया हुआ है लंग्स आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल चैम्बर। नो, एब्डोमिनल चैम्बर नहीं है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर। ठीक है, तो याद रखना है लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैसिक चैम्बर, एब्डोमिनल चैम्बर नहीं। इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है और हमारा सही ऑप्शन है सी। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये क्वेश्चन आपको बताता है कि आपको एनसीईआरटी सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ही कवर नहीं करनी है,
आपको उसके डायग्राम्स को भी बहुत ध्यान से देखना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, द फिगर गिवन बिलो शोज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ओके, आइडेंटिफाई द स्टेज एक्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सप्लेन्ड एंड ए बी एंड सी मार्क्ड इन द फिगर। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि ये एक प्रोसेस और अच्छा ये इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्स में दिया हुआ है एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन। मतलब ये है कि ये जो डायग्राम गिवन है ये इंस्पिरेशन को बता रहा है या एक्सपिरेशन को बता रहा है। पहली बात हमें ये आइडेंटिफाई करनी है, और दूसरा इन्होंने कहा कि ए बी सी मार्क्ड इन द फिगर, ये ए बी और सी इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपने लेक्चर सीरीज ध्यान से देखी है, आपने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको ध्यान होगा कि ये डायग्राम हम लोगों ने एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए इंस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, एयर जो है लंग्स में इंटर कर रही है। डायाफ्राम ये देखिए नीचे की तरफ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो डायाफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ओके, डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर ये देखिए रिब्स एंड स्टर्नम जो है ना वो देखिए आउटसाइड जो है वो चेस्ट को एक्सपेंड कर रही है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिब केज हमारा जो है ये एक्सपेंड कर जाएगा, आउटसाइड एक्सपेंड कर जाएगा, तो उससे क्या होगी, वॉल्यूम जो है ना अंदर की तरफ वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। वॉल्यूम के इंक्रीज कर जाने से प्रेशर कम हो जाएगा और एयर जो है वो आउटसाइड टू इनसाइड इंटर कर जाएगी। ठीक है, तो अब आइए इनको इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। तो अब हमें ये पता है कि ये जो प्रोसेस इसमें दिखाई गई है ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो ये एक्सपिरेशन वाले ऑप्शन जो है हम इसको हटा लेते हैं, एक्सपिरेशन के ऑप्शन यहाँ से कट कर लेते हैं। अब देखिए एक्स हो गया इंस्पिरेशन, ओके इंस्पिरेशन। फिर ए इन्होंने दिया है रिब्स एंड स्टर्नम, ये रेस कर रही है ऊपर की तरफ, तो ये भी रेस्ड है, ये भी रेस्ड है, ओके दोनों ऑप्शन ठीक है। बी देखिए, बी में इन्होंने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ, यहाँ पे इंक्रीज, तो हमारा ऑप्शन निकल आया, हमारा ऑप्शन जो है वो डी होगा। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग है, आप देखिए यहाँ पे सी यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन डायाफ्राम। डायाफ्राम है पता है ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे रिलैक्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अपने सही वाले ऑप्शन में यहाँ लिख सकते हैं सी में डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इसी को मैच कर लीजिए, ये इंस्पिरेशन का प्रोसेस है, ओके। ए है रिब्स एंड स्टर्नम ये रेस कर रही हैं, ठीक। बी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ओके। एंड सी डायाफ्राम जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से क्या हो जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट हमें याद रखने, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, अगर आपने लेक्चर सीरीज को देखा है तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये इन्होंने रिएक्शन दी हुई है Hb+O2 एंड इसका फॉर्मेशन हो रहा है HbO2, फिर इसका डिसोसिएशन हो रहा है Hb+O2 में। तो यहाँ पे ये रिएक्शन इन्होंने 1 दी हुई है और यहाँ पे दिया हुआ है रिएक्शन 2। क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, सेलेक्ट 1 and 2 फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, 1 इज टिश्यू एंड सेकंड इज लंग्स। अच्छा, मतलब इन्होंने बेसिकली ये पूछा हुआ है कि ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, मतलब इनका कहना है Hb+O2 ये रिएक्शन कहाँ होती है, HbO2 ये रिएक्शन है हमारी फर्स्ट, एंड सेकंड है कि इस HbO2 का डिसोसिएशन जो है वो कहाँ पे होता है। ये HbO2 फर्स्ट बनता कहाँ पे है और दूसरा इन्होंने कहा कि इस HbO2 का डिसोसिएशन Hb+O2 में कहाँ होता है। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ पे बनाता है, लंग्स में, एल्वेलाई सेल्स में, ठीक है। और उसके बाद इसका फर्दर डिसोसिएशन कहाँ होता है, जब ये टिश्यू के पास जाता है, ठीक है। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो है बहुत आसानी से निकल जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हमारा लंग्स, ओके, लंग्स दो जगह दिया हुआ है, एंड सेकंड है हमारा टिश्यू, तो टिश्यू जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है लंग्स के साथ, तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं नीट में, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A specialized center known as the respiratory rhyme center regulates respiration, okay, it is located in, ये देखिए बिल्कुल फैक्ट पूछ लिया, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर कहाँ पे जो है वो मतलब लोकेट होता है, बताइए। पॉन्स, सेरिब्रम, मेडुला एंड सेरिबेलम। तो जब हम लोगों ने न्यूरल रेगुलेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो है वो मेडुला में होता है, और इसको रेगुलेट कौन करता है, ये इसको जो है, जो पॉन्स में न्यूमोटैक्सिक सेंटर आपको याद आ रहा होगा, वो जो है इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो पॉन्स जो है वो रेगुलेट करता है, लेकिन ये होता कहाँ पे, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर वो होता है मेडुला में, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ठीक है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा कि मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स, ओके, इन द फॉर्म ऑफ, ओके, डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा, कार्बामिनो कंपाउंड्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, देखिए जब हम लोगों ने CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो 3 तरीके से होता है। कैसे? फर्स्ट होता है प्लाज्मा, एज अ मतलब डिजॉल्व्ड गैस की फॉर्म में वो प्लाज्मा में एंटर कर जाती है और डिजॉल्व्ड गैस की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट होती है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट, ठीक। एंड थर्ड पढ़ा था हम लोगों ने HbCO2 की फॉर्म में, ठीक है, HbCO2। तो हमें पता है कि ये प्लाज्मा की फॉर्म में जो है वो 7% होती है एंड HbCO2 की फॉर्म में नियर अबाउट 23% होती है एंड बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस की फॉर्म में जो है नियर अबाउट 70% होती है। तो मैक्सिमम हमारा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन से निकलेगा। इन्होंने मैक्सिमम पूछा हुआ है कि मैक्सिमम CO2 इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स इन द फॉर्म ऑफ, तो हमारा ऑप्शन निकल जाएगा बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। तो लेक्चर सीरीज को ध्यान से देखिए, वीडियोस को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत इजीली निकल जाएंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर अ गिवन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, ओके, डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कहाँ से, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से। तो इन्होंने पूछा है कि अंडर अ गिवन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ। तो देखिए वहां पे जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ रहे थे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व को, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि CO2 H प्लस एंड टेम्परेचर, ठीक है, ये जो है अफेक्ट करती हैं ऑक्सीजन की एफिनिटी को, एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये इन्वर्सली जो है अफेक्ट करती हैं इनको। अब देखिए इन्होंने पूछा हुआ है कि डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल इंक्रीज इफ, इसका मतलब एफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम होगी किस कंडीशन में, अगर CO2 H प्लस और टेम्परेचर को हम हाई कर दें तो एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन गिवन है। अब देखिए इन्होंने कहा है कि अंडर अ गिवन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, okay, under a given oxygen concentration in blood dissociation of the oxyhemoglobin will increase। इसका डिसोसिएशन कब होगा, जब CO2 हाई होगी, CO2 हाई होगी, H प्लस हाई होगी, H प्लस हाई है इसका मतलब pH जो है वो कम होगी, ठीक है, एंड टेम्परेचर हाई हो, ठीक। देखिए इन्होंने कहा कि pH ऑफ द ब्लड राइजेस, नहीं, pH ऑफ द ब्लड जब फॉलन होगा ना तब इसकी एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है पीएच ऑफ द ब्लड फॉल्स, CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड फॉल्स नहीं, CO2 अगर कम होगी तो इसकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, ठीक। फ्री फैटी एसिड कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड फॉल्स, इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं इस छोटे से कॉन्सेप्ट से, इस छोटे से फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से निकल सकता है, ठीक है। तो लेक्चर सीरीज को जरूर देखिए, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए देखिए, इन्होंने कहा कि व्हाट इज ट्रू अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक, व्हाट इज ट्रू अबाउट रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए इसमें देखिए कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर लाई इन द पॉन्स रीजन, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अभी हम कर चुके हैं कि रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो है वो मेडुला में प्रेजेंट होता है, पॉन्स में नहीं होता। द रोल ऑफ द ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी राइम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ओके, चलिए ये स्टेटमेंट सही है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं, कीमो सेंसिटिव एरिया कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन O2, नहीं, कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को सेंस करता है, इस ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। फिर देखिए, न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम सेरेबेलम कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, नहीं ये भी नहीं, क्योंकि रेगुलेशन में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेडुला एंड पॉन्स का जो है वो रोल देखा है, सेरिबेलम का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चूंकि ये लाइन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, देखिए एज सच क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी इसीलिए जरूरी है। देखिए, द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी राइम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है बिल्कुल सही है, हमारा सही ऑप्शन भी यही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइडल एयर इन द मैमेलियन लंग्स इज,
टाइडल वॉल्यूम की यहाँ पे बात हो रही है। इन्होंने कहा कि द टोटल मैक्सिमम एयर दैट कैन बी ड्रिवन इनटू द लंग्स, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए सिर्फ टाइडल वॉल्यूम हम नहीं मतलब सिर्फ टाइडल वॉल्यूम थोड़ी ना कंज्यूम करते हैं, कभी कभी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है इसलिए गलत हो जाएगा। फिर देखिए द एयर दैट नॉर्मली गोज इन एंड कम्स आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ओके ये स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए द एयर दैट इज लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, नहीं ये जो है ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये होता है क्या, रेसिडुअल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम नहीं होती, ये रेसिडुअल वॉल्यूम होती है जिसको लंग्स से निकाला नहीं जा सकता, ठीक। फिर देखिए द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन, नहीं तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, हमारा सही ऑप्शन होगा बी। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट की देरी है सीखने की। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ना तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ इन अ पर्सन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटीज 2300 ml, ओके, रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज 3500, ओके, देन फाइंड आउट इट्स वाइटल कैपेसिटी। ओके देखिए वाइटल कैपेसिटी पहली बात होती क्या है आपको ये समझनी चाहिए। वाइटल कैपेसिटी जो है वो होती है द बिगेस्ट ब्रेथ दैट वी कैन टेक, ओके। तो बिगेस्ट ब्रेथ का मतलब क्या है? बिगेस्ट ब्रेथ का मतलब है टाइडल वॉल्यूम, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारी होती है वाइटल कैपेसिटी। अब देखिए जो डेटा गिवन है उसको हम लोग जो है पहले लिख लेते हैं। देखिए हम लोगों ने 4 वॉल्यूम्स पढ़ी थी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या डेटा गिवन है, इन्होंने कहा कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम मिलकर के बनाते हैं और इसकी वॉल्यूम गिवन है 2300, ओके। देन देखिए इन्होंने कहा कि रेसिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml। अब देखिए ये रेसिडुअल वॉल्यूम अकेले दी हुई है 1200, ठीक, ओके। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जब 1200 है और इन दोनों का कंबाइंड 2300 है, इसका मतलब इसकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होगी, ये होगी 1100, 1100 प्लस 1200 हो जाएगा 2300, ठीक है, ओके। फिर देखिए इन्होंने कहा कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500, ओके, 3500 ml जो है ये कह रहे हैं कि हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। ये टर्मिनोलॉजी से घबराना नहीं है, इसको अगर आपने लेक्चर सीरीज नहीं देखी है ना तब ये टर्मिनोलॉजी आपको परेशान करेगी। एक बार लेक्चर सीरीज को आप लोग अच्छे से देखिए, ये सब टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ वॉल्यूम्स मिलकर के कैपेसिटी बना देती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या, मतलब ये टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। इसकी वैल्यू मतलब गिवन है 3500। तो देखिए अब इन्होंने पूछा हुआ है कि फाइंड आउट इट्स वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी देखिए निकाल लीजिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखिए ये दोनों जो है मिला करके इन्होंने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दी हुई है 3500, ठीक। फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इसमें मिला दीजिए, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारी है 1100, ठीक। इनको जोड़ दीजिए कितना आंसर आएगा, 00586 एंड 4600, 4600 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इनसे परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस वर्ड को जो है मार करना है हमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो पहली बात वैल्यू जो है अगर हमें लर्न है तब तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम लोगों ने एक तरीका भी सीखा था, क्या था वो, हमें पता था कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे CO2 जो है ना वो मिनिमम होगी, CO2 जो है वो मिनिमम होगी। तो CO2 जब कम होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, नियर अबाउट 40। तो देखिए 40 यहाँ पे गिवन है और 40 यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब
आंसर जो है वो या तो ए होगा या डी होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि 104 ऑक्सीजन की वैल्यू जो है ना, चूंकि वो एल्वेलाई में एंटर करती है एनवायरनमेंट से, तो वहां पे बहुत हाई होती है। तो ये जो हाई वैल्यू है ये 104, ये हमारी एल्वेलाई की वैल्यू है, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की वैल्यू हमारी होगी 95। तो इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगेन अगेन देखिए सेम कॉन्सेप्ट, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से हम लोगों ने सीखा था CO2 H+ एंड टेम्परेचर। ठीक, ये जब हाई होंगे ना तो एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। एफिनिटी किसकी? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये एफिनिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब यहाँ पे ये एफिनिटी को इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। HbO2 जो है वो इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, तो अगर इंक्रीज करना है ना तो इनको सबको डिक्रीज करना होगा। तो ऑप्शन आप मिला लीजिए। देखिए H+, हाई H+ जो है यहाँ पे इन्होंने कहा हमें क्या देखना है, देखिए बात समझिए। इन्होंने कहा विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर हमें बनाना है तो हमें CO2 को कम करना होगा, H+ को कम करना होगा और टेम्परेचर को जो है वो कम करना होगा। ठीक, तो देखिए H+ अगर कम है इसका मतलब pH हाई होगी। ठीक, H+ और pH का ऑपोजिट रिलेशन है, इस बात को याद रखिएगा। और डायरेक्ट pH पे कभी मत जाइएगा, हमेशा H+ के थ्रू बढ़िएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब देखिए हाई एसिडिटी, हाई एसिडिटी, अब pH जो है हाई है तो एसिडिटी तो नहीं होगी, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर लो PCO2, ओके ये देखिए ये ऑप्शन हमारा सही है, लो PCO2। देन लेसर H+, ओके ये भी सही है। फिर लोअर टेम्परेचर भी सही है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन निकलता है B, C एंड D। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। अब तो देखिए ये छोटा सा फॉर्मूला हमें कितना बढ़िया से हेल्प कर रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये फॉर्मूले को कैसे हम लोग डिकोड करते हैं, कैसे समझते हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जब हम लोगों ने स्टडी किया था, जब हम लोग ट्रांसपोर्ट वाली वीडियो देख रहे थे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, तो वहां पे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको अभी भी ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो आप एक बार उस लेक्चर सीरीज पे जाइएगा, वो लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इजीली निकल जाएंगे, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। इसी तरीके से हम जो है कंटिन्यू करेंगे। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग रिएक्शन CO2 + H2O H2CO3। ओके, अब देखिए ये हमें पता है कि ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये रिएक्शन जो है वो CO2 ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये H2CO3 का फर्दर डिसोसिएशन हो जाता है किसमें, HCO3- प्लस H+ में। ठीक है, तो देखिए ये हमें पता है कि ये रिएक्शन जो है ना, ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो हमें पता है कि दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक, तो 14th का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग जोन। ओके, फिर देखिए अगेन हमारा कॉन्सेप्ट, हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। और एक्सचेंज पार्ट में क्या थी, एक्सचेंज पार्ट में थी एल्वियोलाई। ठीक, एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए गिवन है एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट्स। तो देखिए क्यों, क्योंकि देखिए कंडक्शन पार्ट का ये सब तो पार्ट है, external nostril to terminal bronchioles, larynx to primary bronchi to terminal bronchioles, ये सब जो है ना ब्रोंकियल ट्री जब हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे एक्सचेंज पार्ट जो है वो एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट से जो है एसोसिएटेड था। तो इन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट। इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से जो है मतलब अटेम्प्ट करना है और इनको जो है ना हाईलाइट कर देना है कि उन्होंने नॉट पूछा हुआ है, नॉट अ पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। तो चूंकि ये एल्वेलाई जो है वो एक्सचेंज पार्ट का एक्सचेंज का जो है पार्ट होती है, इसलिए हमारा आंसर
एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स होगा। ठीक है, ये नॉट वाले क्वेश्चंस बहुत सावधानी से करने हैं, ये मोस्टली जो है ना गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो सही लगाते हैं लेकिन हम ये नॉट पे ध्यान नहीं देते, इस वजह से गलत हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से टाइम लेकर के करिए, सही हो जाएंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसको देखने की कोशिश करिएगा कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टू द राइट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ। पहली बात, ये जो ग्राफ है ये कैसा ग्राफ है हमारा? ये हमारा सिग्मोइडल ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा सिग्मोइडल ग्राफ है। अब इसमें हम लोगों ने दो शिफ्ट किए थे, एक इस तरफ और दूसरा जो है वो इस तरफ था। ठीक है, तो इन्होंने पूछा हुआ है कि शिफ्टिंग ऑफ द कर्व टू द राइट टेक्स प्लेस इन द केस ऑफ। देखिए राइट शिफ्ट हो रही है, राइट शिफ्ट क्या बताती है? राइट शिफ्ट ये बताती है, देखिए अभी नॉर्मल जो है वो एफिनिटी कितनी थी, अब ये एफिनिटी जो है वो कम हो गई, एफिनिटी जो है वो कम हो गई। यही तो जो है राइट शिफ्ट में देखने को मिलता है। तो राइट शिफ्ट में हमें जो है डिक्रीज देखने को मिलता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में। ठीक है, तो ये देखिए पूछ रहे हैं कि राइज इन द PCO2, अगेन आप वही फॉर्मूला लगा दीजिए, CO2 H+ एंड टेम्परेचर। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, किसकी? एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक, तो देखिए इन्होंने कहा कि शिफ्ट टू राइट में जो है एफिनिटी कम हो रही है। तो अगर एफिनिटी को हमें कम करना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनकी वैल्यूज बढ़ानी होंगी। CO2 हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए एंड H+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई होनी चाहिए। तो देखिए आप अपने ऑप्शन देखिए, राइज इन PCO2 बिल्कुल सही है, फॉल इन पीएच, अब H+ अगर हाई है तो पीएच कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, तो फॉल इन पीएच ये भी सही है, फिर राइज इन टेम्परेचर ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसका हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखिए अगेन ये छोटा सा फॉर्मूला आपको कितनी हेल्प कर रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से क्वेश्चन आए तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन 100% आपके सही होंगे। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने कॉन्सेप्ट पर टिके रहना है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है ना मेंटल प्रेशर के लिए पूछे जाते हैं कि किसी तरह आपके ऊपर दबाव बनाया जा सके लेंदी क्वेश्चन दिखा करके और आप उसको गलत कर दे। तो आपको गलत नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। पहली बात ये क्या कह रहा है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सावधानी पूर्वक करना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, अबाउट 97% ऑफ द O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBCs इन द ब्लड। ओके, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये स्टेटमेंट सही है। फिर देखिए, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ द CO2, हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर CO2 H+ एंड टेम्परेचर हाई होगा तो एफिनिटी कम हो जाएगी, इसका मतलब ये भी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो देखिए वही स्टेटमेंट गिवन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर दी अदर फैक्टर्स विच कैन इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा 100% सही है। ठीक है, फिर देखिए, अ सिग्मोइडल कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, फिर देखिए, एवरी 100 ml ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ द O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। कुल मिला के ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से आए हुए हैं। हम लोगों ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को बहुत अच्छे से कवर किया था, इसलिए हम ये लाइन टू लाइन इस क्वेश्चन को जो है समझ रहे हैं, और इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सब सही हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, ये सभी सही है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन देखे आपने, कितना लेंथी क्वेश्चन और कितनी आसानी से हो गया। तो परेशान नहीं होना है, इनको बस कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रोसीड करिए, सब क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए,
स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन है, ये भी आपके एनसीईआरटी आपके जो है नीट एग्जामिनेशन में बहुत बार आते हैं। देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है कि फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रैंक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूट द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला सही है या दूसरा गलत है, पहला गलत है या दूसरा सही है, या दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, टाइम लीजिए, दिमाग लगाइए, इसको सॉल्व करिए। देखिए देखिए इन्होंने देखिए क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू द टर्मिनल ब्रैंक्यूल कॉन्स्टिट्यूट द एक्सचेंज पार्ट। नहीं, ये एक्सचेंज पार्ट नहीं बनाते, ये कंडक्टिंग पार्ट बनाते हैं। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट देखिए, द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द कंडक्टिंग पार्ट। नहीं, ये एक्सचेंज पार्ट बनाता है। ठीक, ये अब हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चूंकि यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत ही दिए हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक है, फिर देखिए 19th क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है कि इंस्पिरेशन कैन अकर इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, फिर देखिए सेकंड स्टेटमेंट देखिए, एक्सपिरेशन अकर इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए हम लोगों को इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का कॉन्सेप्ट अब बहुत अच्छे से आ चुका है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ चुका है। एक्सपिरेशन में क्या होता है? एक्सपिरेशन में लंग्स के अंदर जो है ना वो प्रेशर हाई होता है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है गैस मूव कर जाती है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या गिवन है, एक्सपिरेशन अकर इफ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, अंदर की तरफ जो है लंग्स में प्रेशर हाई होता है तभी एक्सपिरेशन होती है। ठीक, ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। इंस्पिरेशन में क्या होता है? इंस्पिरेशन में जो है वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज करते हैं और प्रेशर को कम करते हैं ताकि गैस जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाए, लंग्स में आ जाए। तो देखिए लिखा हुआ है कि इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट गिवन है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेजेस 1000 ml टू 1100 ml। ओके, वाइल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेजेस 2500 से 3000। ओके, फिर इन्होंने कहा कि स्टेटमेंट 2 में गिवन है कि टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी। तो देखिए टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? देखिए समझने की कोशिश करिए। हमारे पास जो है लंग्स में टाइडल वॉल्यूम होती है, उसके बाद इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है, उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम होती है। ठीक है, ये चारों मिल करके हमारी टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो डिसाइड करती है, टोटल लंग कैपेसिटी विच इज टीएलसी। ओके, अब देखिए इन्होंने कहा है कि टोटल लंग कैपेसिटी इंक्लूड्स ईआरवी, ओके, देन टाइडल वॉल्यूम, ओके, देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इन्होंने रेसिडुअल वॉल्यूम को जो है कंसीडर नहीं किया, तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट तो जो है वो गलत हो जाता है। ठीक, फिर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एवरेजेस 1000 से 1100 ml। नहीं, इसकी वॉल्यूम जो है बहुत हाई होती है, तो ये जो डेटा है ना ये गलत दिया हुआ है। वाइल एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन्होंने दी हुई है 2500 से 3000, ये भी गलत है। ये इंस्पिरेटरी का डाटा इधर दिया हुआ है और एक्सपिरेटरी का डाटा इधर दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा हो जाएगा गलत। ठीक, तो इस तरीके से हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे? हमारा कंक्लूजन ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। आई होप आपको ये सब जो है बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहे होंगे आप लोगों के लिए अगर आप लोगों ने इस लेक्चर सीरीज को देखा है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक इस लेक्चर सीरीज को नहीं देखा और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और फिर भी अगर किसी डिफिकल्टी को फेस कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग एक बार जो है मेरी लेक्चर सीरीज को देखिए, कंप्लीट लेक्चर, जिसको 6 पार्ट में हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस चैप्टर को कवर किया है। आप उसको पहले देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को देखिए, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी समझा है और जो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन भी कवर किया है। तो आप उस लेक्चर सीरीज को देखिए, सारे लेक्चर्स देखिए, फिर इस क्वेश्चन सीरीज को देखिए,
मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सीरीज जो है बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इस चैप्टर को एनिमल फिजियोलॉजी के बहुत अच्छे से कवर कर लिया। इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे। तो इस तरीके से इस चैप्टर को अब हम लोग कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई सीरीज के साथ। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।